हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र जैसा तंत्र मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि क्या होता है। एक सिस्टम है, तंत्र क्या एक सिस्टम है। तंत्र की बात करें तो एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और बहुत सारे जब ऑर्गन्स जो हैं काम करते हैं उसको एक जॉइंटली हम बोलते हैं तंत्र। जैसे हमने शुरू के अंदर पाचन तंत्र पढ़ा था, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे जो क्या थे ऑर्गन्स हम काम कर रहे थे। उन जैसे 7 ऑर्गन थे, 3 ग्रंथियाँ थी, तो वो सब मिल कर के एक पाचन तंत्र डाइजेस्टिव जो सिस्टम था उसका निर्माण कर रहे थे, तो वो सिस्टम था। उसी प्रकार हमने जो दूसरे तंत्र की बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी अंग काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ऐसे ही हमारे पास में जो आज की क्लास है उसमें हमारे पास टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त परिसंचरण, रक्त जो बहता है तो किस में बहता है, हार्ट में। तो उसके अंदर यानी रक्त परिसंचरण जो है उसके अंदर कितने ऑर्गन्स काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को जो हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण तंत्र में हम बात करते हैं रक्त की। रक्त जो होता है जैसा कि आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ब्लड। सब जानते हैं, जिसका अन्य नाम रुधिर होता है, जिसको सामान्य भाषा में आप खून से भी जानते हैं। रक्त, ब्लड, रुधिर, खून एक ही बात होती है। तो हम बात करें मुख्यतः रक्त, आपने भी देखा है कैसा होता है, लाल होता है। सामान्य लोग सब रक्त को कैसा जानते हैं, लाल होता है। लेकिन साइंटिफिकली जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो कैसी होती है, क्या होती है रक्त की परिभाषा। तो देखिए, जो रक्त होता है एक लाल रंग का द्रव होता है। रक्त क्या होता है, लाल रंग का द्रव होता है। इसे हम पदार्थ के रूप में भी जान सकते हैं, जो क्या करता है, परिवहन करता है पदार्थों का। किसका परिवहन करता है, पदार्थों का। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके अंतर्गत एक द्रव पाया जाता है, कौन सा, लाल रंग का। उस द्रव को हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। आपने पूछा कि सर रक्त क्या होता है, हमने क्या जवाब दिया कि रक्त जो है एक लाल रंग का द्रव होता है जो कि हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल राइट। रक्त जो है पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में एक लाल रंग का द्रव होता है, जिसे क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, रक्त को जो है तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में होता है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका जो pH है 7.4 होता है। जैसा कि अगर pH की बात करें तो जो pH है उसका जो पूरा नाम है वो होता है पावर होप हाइड्रोजन। pH का जो पूरा नाम है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस pH का जो संक्षिप्त विवरण है आप पार्ट नंबर जो 5 है दैनिक जीवन में रसायन, उसके अंतर्गत हम इसका पूरा संक्षिप्त विवरण का अध्ययन करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख दीजिए कि pH जो है 7.4 कैसे होती है। एक सामान्य जो बात है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो pH है 7.4 कैसे होती है। देखिए, हमारे पास में एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। हमारे पास में जो pH होता है वो एक स्केल होता है जो क्या करता है, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापता है। pH क्या करता है, अम्ल की, एसिड की, क्षार, बेस की सामर्थ्य को मापने वाला एक स्केल होता है जो मुख्यतः 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। इसके मध्य में हम माने तो कितना होता है, 7 होता है। तो जो हमारे पास में pH है वो कितना होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो 0 से जो 7 तक का होता है उसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। और जो 7 से लेकर के 14 तक होता है उसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। तो देखिए, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका पूरा नाम है,
यह जो एक स्केल होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए काम में आता है। 0 से जो 7 तक होता है उसको बोलते हैं अम्ल यानी H+, और जो क्षार होता है 7 से लेकर 14 तक होता है उसको बोलते हैं OH-, और जो 7 पर होता है मिडिल पॉइंट में जो होता है उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो देखिए, यानी जिस पदार्थ की जो अपने पास में ज्ञात होगा, अगर उसका मान 0 से 7 के बीच में आएगा तो वह जो पदार्थ होगा अम्ल के रूप में माना जाएगा, और जो पदार्थ जिसकी pH 7 से 14 के बीच में होगी वो किस में मानी जाएगी? क्षार में। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड की जो pH है वो कितनी होती है? 7.4। तो 0.4 का मतलब है 7 यानी मिडिल पॉइंट है, उदासीन है, तो 7 से अगला जो पॉइंट होगा वो क्षार का होगा, लेकिन यहाँ पे 0.4 है, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा है। अगर ये यहाँ तक चला जाता, जैसे 8 मानते, तो 8 पे अपन मान लेते हैं कि जो ब्लड है पूरा ही क्या होता है? बेस होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ही मिडिल पॉइंट इसने आगे बढ़ाया है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हल्का क्षारीय पदार्थ है क्या? रक्त। इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं, उनमें जो ब्लड का जो निर्माण है वो प्लीहा के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्लीहा के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। और मुख्यतः मैं अगर रक्त की बात करूं तो जो ब्लड होता है वह कितना होता है? जो ब्लड होता है हमारे पास में कितना होता है? मुख्यतः सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा होती है, वह लगभग 5 से 6 लीटर की होती है। तो देखिए, आपने यहाँ पर क्या देखा? रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? रक्त तरल संयोजित ऊतक से बना है जिसकी pH 7.4 है, हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। इसका निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। नवजात शिशुओं में इसका निर्माण प्लीहा के अंदर होता है। इसकी जो सामान्य मात्रा है 5 से 6 लीटर होती है। यह लाल रंग का द्रव है जो कि पदार्थों का परिवहन करने के लिए काम में आता है। ये बात हमने किसकी कर ली? रक्त की कर ली। अब हम बात करते हैं रक्त कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, रक्त के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। क्या होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है कणिकाएं। अब प्लाज्मा क्या होता है इसकी बात अपन करते हैं, इससे पहले जो कणिकाएं हैं उनके क्या प्रकार है वो अपन यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो रक्त है इसके 2 भाग हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। और जो कणिकाएं हैं मुख्य रूप से वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है RBC, दूसरी होती है WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट। RBC जो होती है रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनको अपन सेल्स कोशिकाएं नहीं बोलेंगे, इनको अपन कणिकाएं बोलेंगे। कोशिकाएं नहीं बोल सकते, इनको कॉर्प सेल्स बोल सकते हैं, कणिकाएं बोल सकते हैं। ये क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्प सेल्स होती हैं, इनका पूरा नाम। WBC का जो पूरा नाम होता है वह वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स होता है। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बोला जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो होता है इरिथ्रोसाइट। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और हमारे पास में जो प्लेटलेट होती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट नहीं होता, ये होता है थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद में हमारे पास में जो होती हैं, देखिए जो WBC है यह मुख्य रूप से क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास में ये ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है उसको हिंदी में बोलते हैं कणिकाणु और एग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं अकणिकाणु। जो कणिकाणु होते हैं उसमें अपने पास में 3 प्रकार की जो है WBC होती हैं। एक होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है इओसिनोफिल और तीसरी होती है बेसोफिल। WBC मुख्यतः 2 प्रकार की है, कणिकाणु अकणिकाणु। कणिकाणु 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इसी के साथ जो एग्रेनुलो है, अकणिकाणु है, वो 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और यहाँ पर जो अपने पास में लिम्फोसाइट है वो 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। सबसे पहले हम दोबारा से बता देते हैं आपको कि रक्त 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में अभी आपको अध्ययन करवाते हैं। जो कणिकाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स और प्लेटलेट का प्लेटलेट ही होता है। इरिथ्रोसाइट
ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। हमारे पास में जो WBC है वो दो प्रकार की है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, कणिकाणु, अकणिकाणु। कणुकाणु तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। हमारे पास में अकणिकाणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। बी लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट भी तीन प्रकार के हो रहे हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और अपने पास में अगला होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे रक्त के भागों में, सबसे पहले प्लाज्मा की प्लाज्मा क्या होता है। देखो जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है? एक तो पीला होता है, प्लाज्मा क्या होता है? पीला होता है, साफ होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा को क्या बोल सकते हैं? पीला होता है, साफ होता है और चिपचिपा पदार्थ होता है। इस प्लाज्मा के अंदर मुख्यतः 90 से लेकर के 92% तक जल होता है। क्या होता है? 90 से लेकर के 92% तक जल होता है। इसके अलावा जो 8 से 10% हमारा बच गया उसमें क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इस प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी के कारण से इस प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्लाज्मा की जो प्रकृति है वह कैसी मानी जाती है? क्षारीय मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके अंतर्गत 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके कारण से प्लाज्मा की प्रकृति जो है क्षारीय मानी जाती है। क्या देखा आपने? प्लाज्मा। आपने पूछा सर प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है एक पीला, साफ, चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके अंतर्गत 90% जल होता है और 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके कारण इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और जो प्लाज्मा होता है रक्त का मुख्यतः लगभग कितना भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है और बाकी बचा जो भाग है अपने पास में कौन बनाता है? 45% कणिकाएं बनाती हैं। तो आपने देख लिया प्लाज्मा क्या है? साफ चिपचिपा पदार्थ, 90% जल, 8-10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, 55% यह भाग यहाँ पर हमें बनाता है। अब बात करते हैं कणिकाओं की। कणिकाएं जो होती हैं 45% भाग बनाती हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सबसे पहले जो हम हैं किसकी बात करते हैं यहाँ पर? आरबीसी की। देखिए जो आरबीसी होती हैं, जो यहाँ पर आरबीसी है उसका पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड लाल ब्लड रुधिर कॉर्पसेल्स कणिकाएं। यह जो होती है कुल रक्त कोशिकाओं का कितना होती है? 99% होती है। और मुख्यतः यह कितना भाग बनाती है? अपना 45% भाग बनाती है। देखिए जो आरबीसी होती है ये केंद्रक विहीन होती है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है लाल रुधिर कणिकाएं, तो ये लाल क्यों होती है? सबसे पहला प्रश्न अपना यही उठता है। तो देखिए जो अपने पास में आरबीसी होती है इसका मुख्यतः जो जीवन काल है वह कितने दिन का होता है? 120 दिन का इसका जीवन काल माना जाता है आरबीसी का। जब भी तो कहते हैं कि अपने को जो रक्तदाता अपन रक्त देते हैं वह 3 से 4 महीने के बाद में दोबारा से दिया जा सकता है। 3 से 4 महीने में वापस से अंडर उसके नहीं दिया सकता। उसका रीजन ये होता है कि जो आरबीसी होती है उसका निर्माण 120 दिन के अंतर्गत होता है। अगर 120 दिन के अंतर्गत वापस हम रक्त दे रहे हैं तो आरबीसी हमारी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इसलिए 120 दिन रुक करके आप रक्त देइए। यानी साल में आप 2 बार रक्त देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साल में 3 बार आप अगर रक्त देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साल में 4 या 5 बार रक्त देने से हमारी जो आरबीसी है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं बन पाती है। इसलिए आरबीसी जो है 120 दिन का टाइम तो इनमें बनने में लगता ही है, तो आप पहले 120 दिन इनको बनने दीजिए, उसके बाद में आप ब्लड का डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड का जो डोनेट है किन किन स्थितियों में करना चाहिए उसका जो अध्ययन हम अगले अध्याय में कर लेंगे। बात करते हैं आरबीसी 120 दिन की होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। ये मुख्यतः क्या होती है? केंद्रक विहीन, यानी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक तो ये गोल होती हैं। क्या होती है? गोल होती है, अनियमित आकार की होती हैं। गोल भी होती है, अनियमित आकार की भी ये मानी जाती हैं। इनमें क्या होता है? एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसको शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं HB।
इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इस वर्णक की उपस्थिति के कारण से ही हमारे पास में जो रक्त है उसका कंप्लीटली जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। प्रश्न है कि सर कौन सा कलर है जो रक्त का कलर रेड है वो किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है? रक्त का जो लाल रंग है वह आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण से होता है। देख लिया आपने, ये होती है आरबीसी। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी हीमोग्लोबिन नामक वर्णक इसमें पाया जाता है जिसके कारण इसका जो रक्त का रंग लाल होता है। यह मुख्यतः क्या होती है? गोल होती हैं, चपटी होती हैं, तस्तरी नुमा होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके मुख्यतः देखो 3 कार्य होते हैं। पहला कि ये क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या करती है? सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसी के साथ इसका जो अगला कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन करना। यह क्या करती है? भोजन का परिवहन भी करती है। इसी के साथ जो इसका तीसरा कार्य है वो क्या होता है कि शरीर का जो तापमान है उसको भी यह बनाए रखती है। शरीर का तापमान को बनाए रखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना भी इसका कार्य होता है। तो आपने देख लिया आरबीसी क्या होती है। आरबीसी के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं: ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना और शरीर का तापमान बनाए रखना। इसी के साथ हमारे यहाँ पर आरबीसी पूरी होती है। अब आगे जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है डब्ल्यूबीसी का। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यू यानी वाइट, बी यानी ब्लड, सी यानी कॉप सेल्स। वाइट श्वेत, ब्लड रुधिर, कॉप सेल्स कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिए इनका जो निर्माण है किसमें होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। इन्हें मुख्यतः क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। जैसे आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट होती है उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे कि हमने भी बात की थी, जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। जबकि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके अंतर्गत कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता जिसके कारण से इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसके अंतर्गत कोई भी वर्णक की उपस्थिति नहीं होती है, इसके कारण से श्वेत होता है। आरबीसी तो केंद्रक विहीन होती थी, उसमें केंद्रक नहीं था। यह जो होती है केंद्रक युक्त होती है। इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या होती है? इनमें केंद्रक पाया जाता है। अब जो आरबीसी है इसका मुख्य काम क्या है? आरबीसी हमने देख लिया कि क्या होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ल्यूकोसाइट इन्हीं को कहते हैं, और इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसके कारण से इसका जो रंग है वो श्वेत होता है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो आरबीसी का देखो हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो डब्ल्यूबीसी है मुख्यतः ये क्या करती है? हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब ये प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा को बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा जो है इम्यूनिटी प्रदान करती है। जैसे इम्यूनिटी क्या होती है? एक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है कि बाहर से जो सामान्य जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो वो जो शक्ति है वो स्वयं ही उन जीवाणुओं से लड़ लेती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। उस शक्ति को मुख्यतः प्रतिरक्षा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज क्या कि बाहर से कोई सूक्ष्म जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है उस सूक्ष्म जीवाणु को क्या करती है? जो प्रतिरक्षा होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह है क्या करता है? उस सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो वही क्या होती है? प्रतिरक्षा। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको मुख्यतः जो है हम सैनिक कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको मुख्यतः सैनिक कणिकाएं कहते हैं। अब सैनिक कणिकाएं क्यों कहते हैं? देखो सैनिक कौन होता है? जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करता है वो सैनिक होता है। बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है कि बाहर से कोई भी आतंकवादी हमारे बॉर्डर में नहीं घुस पाए।
अगर कोई भी आतंकवादी बाहर से हमारी बॉर्डर के अंदर घुसने का प्रवेश करता है तो वो जो सैनिक है वहीं पर उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर कि बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, एक पावर है, एक शक्ति है जो क्या करती है, नष्ट कर देती है सूक्ष्म जीवाणुओं को। जैसे कई बार होता है सर्दी जुकाम होती है नॉर्मल जो अपने आप ही मिट जाती है, क्योंकि वो सिस्टम है हमारे शरीर में उसको नॉर्मली जो सही कर रहा है। तो ये शक्ति जो होती है खान पान के कारण से आती है, सिस्टम डेवलपमेंट करती है हमारी बॉडी का कि किसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किसकी जो इस प्रतिरक्षा का जो कंप्लीटली अध्ययन है आप अध्याय नंबर जो 4 है प्रतिरक्षा तंत्र में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो WBC होती है मुख्यतः प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य करने का अर्थ क्या है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करती है, रोगों से, आने वाले बाहर के जीवाणुओं से हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। इसको मुख्यतः सैनिक कणिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आने वाले सूक्ष्म जीवाणु को क्या करती है, जिस प्रकार से एक बॉर्डर पर फौजी आने वाले आतंकवादी से हमारे देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार ये भी क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए सैनिक कणिकाएं WBC को कहा जाता है। जो WBC होती है मुख्य रूप से क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट, यानी कणिकाएं होती हैं। एक होती है कणिकाणु होती है और एक होती है अपने पास में अकणिकाणु। जो कणिकाणु होती है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसी से अकणिकाणु जो होती है 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और होती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है 3 होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखो रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि में सबसे अधिक पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिका हैं। जो न्यूट्रोफिल होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं WBC के अंदर। अब इनके पास में हमारे पास में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में बता रखा है कि जो लिम्फोसाइट होती है प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। मोनोसाइट होती है परिपक्व की महाभक्षक कोशिका में महाभक्षक अधिक भक्षण करने वाली उन कोशिकाओं में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। इसी प्रकार हमने RBC पढ़ लिया, WBC हमने देख लिया। अगला जो है हमारे पास में बिम्बाणु। बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट। बिम्बाणु को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। देखिए जो बिम्बाणु होती है इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इनकी जो मुख्यतः संख्या क्या होती है, पहले ही कम होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाता है तो इनकी संख्या और भी कम हो जाती है, जिससे शारीरिक परेशानियां व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। इसका जो जीवन काल है मात्र कितना होता है, 10 दिन का ही होता है। और मुख्यतः किस में काम आती हैं, रक्त का थक्का जमाने में काम आती हैं। और जो बिम्बाणु यानी जो प्लेटलेट होती हैं ये भी केंद्रक विहीन होती हैं। जैसे कि अपने पास में RBC थी उसी प्रकार ये बिम्बाणु भी केंद्रक विहीन होती हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। रक्त कणिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं, रक्त को क्लोट करती हैं। जैसे कि केंद्रीय वीर मैंने आपको बता ही दिया। बिम्बाणु किसके काम आती है, मुख्यतः रक्त का थक्का बढ़ाने के अंदर ये काम आती हैं। जैसा कि हमने रक्त देखा, किसे कहते हैं, रक्त के प्रकार देखे। अब देख लेते हैं रक्त के मुख्य मुख्य कार्य कौन से हैं। तो देखिए हमारे शरीर में रक्त क्या एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक होता है जिसके कार्य क्या होते हैं। देखो पहला ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जैसे कि मैंने आपको RBC के अंदर बताया था कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसी प्रकार जो रक्त है O2 और CO2 दोनों का ही शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना, रक्त के द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर से जो पोषक तत्व हैं वह कई अंगों तक पहुंच पाते हैं। रक्त फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो रक्त शुद्ध होता है हार्ट तक जाता है, उसके बाद में ही जो हार्ट है सभी अंग तक पोषक तत्वों को पहुंचाने कार्य करता है। अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वह रक्त के द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर का जो pH नियंत्रित करता है, जैसे कि मैंने आपको RBC में बता दिया, शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालता है और शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। तो ये हमारे पास में थे रक्त के कार्य। जैसा कि RBC, WBC और प्लेटलेट के कार्य आपने देखे, वही सब कार्य किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। अब देखिए रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार का होता है। देखिए ये संसार में बहुत सारे मानव हैं, तो क्या सभी का रक्त समूह एक ही है? नहीं, सभी का रक्त समूह एक नहीं है। सभी जो व्यक्ति हैं उनका जो रक्त समूह अलग अलग प्रकार का है। तो जो रक्त समूह है ये कितने प्रकार का होता है।
देखो सबसे पहले जो रक्त समूह की खोज थी वो कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रक्त समूह है इसकी खोज सबसे पहले जो थी कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इन्होंने इनको रक्त को क्या किया, 4 भागों में बांटा। ये क्या है, रक्त समूह। इन्होंने रक्त को क्या किया, 4 भागों में बांटा। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त को 4 समूह में बांटा, ए बी और ओ। हर व्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीवधारी में, इन्हें अपन सजीव के मनुष्य की बात कर रहे हैं, उनमें 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक मनुष्य में इन चारों में से एक रक्त समूह पाया जाता है। जैसे मैं बात करूं मेरी, तो मेरे में इन चारों में से कोई ना कोई एक रक्त समूह है। ऐसे ही आपके अंदर भी इन चारों में से कोई ना कोई एक रक्त समूह है। चारों के चारों नहीं होते हैं, एक रक्त समूह होता है, जिसकी खोज मुख्यतः जो है कोललैंड नामक वैज्ञानिक थे, कोललैंड स्टीनर, उन्होंने पहले ही कर दी थी। उन्होंने 4 भाग बताए कि रक्त जो होता है मुख्यतः ए बी और ओ होता है। इसके बाद में बात करें कि जो रक्त होती है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है अपने पास में। एक तो होती है प्रतिजन और एक होती है प्रतिरक्षी। जो रक्त होता है उसके अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक होती है प्रतिजन और एक होती है प्रतिरक्षी। प्रतिजन जो होती हैं मुख्यतः इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। ध्यान रखना हमेशा कि प्रतिजन जो होती है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। प्रोटीन है रक्त के अंदर पाई जाती हैं, और जो प्रतिरक्षी होती हैं इनको मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। प्रतिजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, प्रतिरक्षी को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में जिस प्रकार का जो रुधिर समूह है उसी के अकॉर्डिंग प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाई जाती है। जैसा कि हम बात करें, याद करवाने का एक ट्रिक है, बिल्कुल सिस्टम है कि जो रक्त समूह ए होता है उसमें प्रतिजन ए ही होता है, बड़ा है, क्योंकि प्रतिजन को अपन कैसे लिखते हैं, बड़े अक्षर से। बी होता है उसमें क्या होता है, बी होता है। ए बी में ए एंड बी अलग अलग होते हैं, ए और बी। ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाई जाती, इसको इसलिए क्या दिखाया है, ब्लैंक दिखाया है। अब हम प्रतिरक्षी लिखेंगे याद करने के तरीके से। तो जो प्रतिरक्षी हम लिखेंगे इसको हम ए का उल्टा कर देंगे। प्रतिरक्षी को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। अब हम यहाँ प्रतिरक्षी को लिखने के लिए कि भाई कौन से रक्त समूह में कौन सी प्रतिरक्षी में कैसे याद रहेगा, इसको लिखने का एक सिस्टम है कि जो प्रतिजन है उसका आप उल्टा कर दीजिए छोटे अक्षरों में, वही क्या होगी, प्रतिरक्षी होगी। जैसा कि ए का उल्टा हमने किया बी का उल्टा हमने किया क्या, ये मतलब इसको ए की जगह बी को ले जाना है, बी को जगह ए को। इसी प्रकार ए एंड बी की जगह कुछ नहीं जो अपने पास में था और कुछ नहीं को जगह ए एंड बी। ए का उल्टा हमने बी कर दिया, बी का उल्टा हमने ए कर दिया। ए एंड बी की जगह हमने कुछ नहीं खालिस्तान दिखा दिया, और ए एंड बी की जगह जो कुछ नहीं था उसकी जगह हमने ए एंड बी दिखा दिया। समझ गए होंगे कि ए की जगह बी, बी की जगह ए एंड बी की जगह कुछ नहीं, और कुछ नहीं की जगह हमने क्या कर दिया, खालिस्तान दिखा दिया। इसकी जगह तो ये दिखा दिया, इसकी जगह ये, अब इसी की जगह ये दिखा दिया। देखो बी की जगह बी दिखाना था ए में, बी दिखा दिया। ए दिखाना था किस में, बी में दिखा दिया। ऐसे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ध्यान रखना रक्त समूह 4 होते हैं, प्रत्येक मनुष्य में एक रक्त समूह पाया जाता है, जिसके आधार पर 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, और प्रतिरक्षी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। ये हमने बात कर ली। अब देखिए जो 4 रक्त समूह मैंने आपको बताए हैं, इन चारों रक्त समूहों को हम क्या कहते हैं, ए बी ओ रक्त समूह कहते हैं, या फिर ए बी ओ रक्त समूहीकरण इन्हें कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जो रक्त समूह है उनमें एक तो प्रतिजन अपने क्या देखी, ए में ए देखी, बी में बी देखी, और ए बी में ए एंड बी देखी, और में कुछ नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, प्रतिजन जो होती है ए बी होती है, बी बी होती है, ए बी होती है, बी बी होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अलग नए प्रकार की प्रतिजन की खोज और कर ली है। कैसे कि हमारे शरीर में ए व बी प्रतिजन के अलावा, ए और जो बी प्रतिजन है इसके अलावा
एक और प्रतिजन पाई जाती है जिसको जो है हम क्या कहते हैं, RH प्रतिजन कहते हैं। AB प्रतिजन के अलावा जो RBC होती है उनकी कणिकाओं की सतह पर एक प्रतिजन और पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, RH प्रतिजन। और जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन उपस्थित होता है वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, RH धनात्मक कहलाते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। और जिन व्यक्ति की कणिकाओं में RH नेगेटिव होती है, वो जिनमें अनुपस्थित होती है, वो क्या कहलाते हैं, RH ऋणात्मक। और अधिकतर जो मनुष्य है अपने लगभग 80% लोगों में RH क्या है, उपस्थित है। A व B प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और पाई जाती है जिसे RH प्रतिजन कहते हैं। जिन मनुष्य में यह उपस्थित होती है उसे RH प्रतिजन यानी धनात्मक कहते हैं, और जिन मनुष्य में अनुपस्थित होती है उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आज हमने यहाँ पर रक्त का पूरा कंप्लीट किया है कि रक्त क्या है, रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त के कार्य क्या होते हैं, और जो रक्त समूह किसने बांटा था, कितने समूह में बांटा था, और इस समूह को AB रक्त समूहकण कहते हैं। इसी के साथ हमारे जो रक्त की क्लास है वो पूरी होती है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। धन्यवाद।